हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माई सीरीज क्लासेस। स्वागत है आपका अपने चैनल माई सीरीज क्लासेस पे। टुडे इज 15th ऑफ सितंबर और 15th ऑफ सितंबर के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनते हैं हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। देखिए, हम करीब 50 के करीब करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं हमेशा, आज भी करेंगे। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हिंदी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो भारत में हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? 14th ऑफ सितंबर को। ठीक है, 14th ऑफ सितंबर को मनाया जाता है हिंदी दिवस। इसके बारे में अगर हम डिटेल में बात करें तो देखिए, हिंदी दिवस भारत में प्रत्येक साल मतलब हर साल 14 सितंबर को मनाया जाता है। वैसे इस दिवस पर हिंदी भाषा का उत्थान तथा विकास के लिए गोष्ठी आदि आयोजित की जाती है। हिंदी दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मुख्य उद्देश्य है लोगों को हिंदी के प्रति जागरूक करना। और पहला आधिकारिक दिवस 14 सितंबर 1953 में मनाया गया था। संविधान सभा द्वारा 14 सितंबर 1949 को मत से निर्णय लिया गया था कि हिंदी ही भारत की राजभाषा होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऑस्ट्रिया के न्यून में से किस टेनिस खिलाड़ी ने यूएस ओपन जीतकर अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीत लिया है? तो हाल ही में किसने जीता है? डोमिनिक थीम ने। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। देखिए, ऑस्ट्रिया के डोमिनिक थीम ने 2 सेट गंवाने के बाद 5वें सेट में अभूतपूर्व टाई ब्रेकर में अलेक्जेंडर जेरेव को हराकर, किसको? अलेक्जेंडर जेरेव को, जो ऑप्शन नंबर बी है, इनको हराया है। ठीक है, इनको हराकर यूएस ओपन मेंस सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। ठीक है, और ऐसे ही बात करें अगर यूएस ओपन वुमेन्स में तो नोआमी ओसाका ने जीता है। ठीक है, और ये उनका पहला ग्रैंड स्लैम खिताब है। और डोमिनिक थीम इससे पहले 3 ग्रैंड स्लैम फाइनल में हार चुके थे, जिससे उनका मुकाबला फेडरर, राफेल नडाल से हुआ था। उन्हें फ्रेंच ओपन 2018 और 19 फाइनल में नडाल ने और इस साल फरवरी में ऑस्ट्रेलिया के ओपन जोकोविच ने हराया था। ठीक है, बहुत हार के बाद एक जीत मिली है इनको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ डीडीसीए ने निम्न में से किसे अपना नया लोकपाल नियुक्त किया है? तो देखिए, हाल ही में किसको? बदरुद्दोज़ अहमद को दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ ने अपना लोकपाल नियुक्त किया है। ठीक है, 13 सितंबर 2020 को शीर्ष परिषद की बैठक के दौरान न्यायमूर्ति, जो कि एक रिटायरमेंट है, दीपक वर्मा को लोकपाल पद से हटाकर इनके जगह किसकी जगह दे दी? बदरुद्दोज़ अहमद को दे दी। किसकी जगह? दीपक वर्मा की। ठीक है, अब बदरुद्दोज़ अहमद को फिर से इस पद का नियुक्त कर दिया और न्यायमूर्ति दीपक वर्मा हैदराबाद क्रिकेट संघ के भी लोकपाल हैं। शीर्ष परिषद का मानना है कि व्यक्ति 2 अलग अलग राज्यों की इकाई में एक ही पद नहीं संभाल सकता, तो इसलिए रिपोर्ट के अनुसार सौरभ चड्ढा को डीडीसीए कानूनी सलाहकार नियुक्त बनाया गया है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4 है, इमामी लिमिटेड कंपनी ने हाइजीन रेंज के उत्पादकों के लिए किस अभिनेत्री को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो देखिए, जूही चावला को। किसको? जूही चावला को इमामी लिमिटेड कंपनी ने हाइजीन रेंज के उत्पादों के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। अगर इसके बारे में बात करें तो देखिए, कंपनी ने बताया कि उसने अपने स्वास्थ्य देखभाल उत्पादों की नई बोरोप्लस श्रृंखला के लिए बॉलीवुड एक्ट्रेस जूही चावला को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। कंपनी ने इस साल अप्रैल में बोरोप्लस हैंड सैनिटाइजर को सफलतापूर्वक बाजार में उतारा है। और जूही चावला हिंदी फिल्मों की अभिनेत्री, मॉडल, फिल्म निर्माता और 1984 की मिस इंडिया विजेता है। जूही चावला ने मुख्य रूप में हिंदी सिनेमा में काम किया है, यह आप सबको पता है। इसके अलावा उन्होंने बंगाली, पंजाबी, मलयालम, तमिल, कन्नड़, तेलुगु भाषा की फिल्मों में भी काम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने किस राज्य में शिकायत निवारण प्रणाली का शुभारंभ किया? तो आपको लेफ्टिनेंट मनोज सिन्हा सुनते ही समझ में आ गया होगा कि ये तो अभी हाल ही में किसके बने हैं गवर्नर? ये जम्मू कश्मीर के बने हाल ही में। और इसके जो पहले थे उनको कौन थे इसके पहले गवर्नर जम्मू कश्मीर के? उनको क्या बना दिया गया? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ठीक है, देखिए,
अगर बात करें हमारे ऑप्शन, देखिए जम्मू कश्मीर ने शिकायत निवारण प्रणाली को शुभारंभ किया है और संशोधित प्रणाली जिला कलेक्टरों और उपायुक्तों को प्राथमिक स्तर की शिकायतें प्राप्त करने से निपटाने और निगरानी करने के लिए जन शिकायतें को संभालने की प्रणाली और उनके निवारण को विकेंद्रीकरण करेगी। ठीक है, सो बेसिकली हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है जम्मू कश्मीर। और हमारे इस क्वेश्चन के ऑप्शंस भी करंट अफेयर्स के न्यूज़ से हैं, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश। आइए बात करते हैं इनसे क्या करंट अफेयर्स की न्यूज़ है। तो देखिए मध्य प्रदेश से न्यूज़ है, हाल ही में मध्य प्रदेश में मुरैना जिले के केलारस जोरा क्षेत्र में 2000 करोड़ रुपए की लागत से डीआरडीओ की एक अनुसंधान प्रयोगशाला खोली जाएगी। ठीक है, तो मुरैना में डीआरडीओ की एक रिसर्च लैब खोली जाएगी। मेन न्यूज़ ये है जो कि मध्य प्रदेश में केलासर में डीआरडीओ की अनुसंधान प्रयोगशाला के लिए 350 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुरैना में मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा की और मुरैना शहर को चंबल से पानी लाने के लिए 267 रुपये करोड़ की परियोजना को मंजूरी दी है। बात करें हमारे नेक्स्ट ऑप्शन की, तो नेक्स्ट ऑप्शन था हमारा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में 4 नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे, तो इसकी लागत कितनी होगी? 2050 करोड़ रुपए की प्रशासनिक परमिशन मिली है। और 4 नए मेडिकल कॉलेज विशाखापट्टनम जिले के पुडरू, कृष्णा जिले के मछलीपट्टनम, गुंटूर जिले के पदिगुरुला और कड़प्पा जिले के पुलिवेंदुला में बनेंगे। इसी के साथ हमारी नेक्स्ट न्यूज़ थी, वो थी कहाँ से? मेरा परिवार, महाराष्ट्र से थी। और महाराष्ट्र से क्या है? देखिए मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान। नोवेल कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ने के लिए महाराष्ट्र की राज्य सरकार ने नया अभियान जिसका नाम है मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी लेकर आ गई है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने अभियान का ऐलान करते हुए कहा कि राज्य में रहने वाले लोगों को कोविड-19 संक्रमण से निपटने के लिए स्वयं जिम्मेदारी लेनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक कार्यकर्ता एवं आर्य सभा के किस संस्थापक को 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो सामाजिक कार्यकर्ता भी थे ये और आर्य सभा के संस्थापक थे। तो ये कौन थे? ये थे स्वामी अग्निवेश। कौन थे? स्वामी अग्निवेश। ठीक है, स्वामी अग्निवेश। देखिए इनके बारे में डिटेल में बात करें तो इनका निधन 21 सितंबर को, ये 81 वर्ष के थे। ठीक है, 21 सितंबर 1939 को ये जन्मे थे और ये सामाजिक मुद्दों पर अपनी बेबाक टिप्पणियों के लिए जाने जाते थे। ठीक है, साल 1970 में आर्य सभा नाम से की राजनीतिक पार्टी बनाई थी इन्होंने। तो आर्य सभा एक पार्टी है राजनीतिक, 1970 में बनाई थी। कब बनाई थी? 1970 में। ठीक है, 1977 में वह हरियाणा विधानसभा में विधायक चुने हुए और हरियाणा सरकार के शिक्षा मंत्री भी रहे। उन्होंने हाल ही में 1981 में बंधुआ मुक्ति मोर्चा नाम के संगठन की स्थापना की और स्वामी अग्निवेश ने 2011 में अन्ना हजारे की अगुवाई वाले भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन में भी हिस्सा लिया था। ठीक है, ये मैंने बताया आपको स्वामी अग्निवेश के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार की स्टार्टअप रैंकिंग में निम्न में से किस राज्य ने एक बार फिर से पहला स्थान हासिल किया है? तो ये एक बार फिर से ये हासिल स्थान करने वाला राज्य है गुजरात। देखिए गुजरात एक बार फिर से उद्यमियों के स्टार्टअप इकोसिस्टम तैयार करने के मामले में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला राज्य बन गया है। उद्योग और आंतरिक व्यापार को बढ़ावा देने के लिए निर्धारित विभाग DPIIT द्वारा की गई राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों की रैंकिंग से यह तथ्य सामने आया है। यह रैंकिंग नए उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए और स्टार्टअप इकोसिस्टम का विकास करने के लिए मामलों में कदम उठाने का आधार भी करेगी। तो ये न्यूज़ थी गुजरात की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार द्वारा 209 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय वाला भारत का सबसे बड़ा पिगरी मिशन लॉन्च किया गया है? तो क्या है ये पिगरी मिशन और किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? देखिए मैं बताता हूँ, मैंने आपको पहले भी वैसे पढ़ाई हुई है ये न्यूज़। तो ये पिगरी मिशन जो लॉन्च किया गया है मेघालय के द्वारा किया गया है। ठीक है, देखिए
मेघालय सरकार द्वारा 209 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय वाला भारत का सबसे बड़ा पिगरी मिशन लॉन्च किया है। इसे मेघालय में पशुधन उद्यमी, देखिए पशुधन उद्यमी उन्नति सोसाइटी के तत्वाधान में और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा वित्त पोषित किया जा रहा है। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? अगले 3 वर्षों में 150 करोड़ रुपए के पोर्क वार्षिक आयात को कम करना है। पिगरी मिशन के माध्यम से राज्य में किसानों को ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाएगा और राज्य सरकार किसानों को ऋण लेने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए ब्याज को भुगतान करेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व प्राथमिक उपचार दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व प्राथमिक उपचार दिवस सितंबर के दूसरे शनिवार, कब मनाया जाता है? सितंबर के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है। ठीक है, और जो चोटों को रोकने और जीवन को बचाने में प्राथमिकता चिकित्सा को महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए विश्व प्राथमिक उपचार दिवस मनाया जाता है। इस साल 12 सितंबर को विश्व प्राथमिक उपचार दिवस मनाया जा रहा है। इस दिन की शुरुआत वर्ष 2000 में हुई थी। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस और रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा प्राथमिक उपचार की जरूरतों और प्राथमिक उपचार के लिए सही तरीके से प्राथमिक उपचार के लाभ के बारे में लोगों को शिक्षित करने के लिए की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कर्नाटक के हुबली रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या नाम रखा गया है? तो ये तो आपको सबको पता है, मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। इसका नाम रखा गया है श्री सिद्धरुद्धा स्वामीजी रेलवे स्टेशन। ठीक है, तो इसमें डिटेल में बताने की कोई बात है नहीं क्योंकि मैंने आपको पहले बता चुका हूँ। बस ये नाम याद रखिए कि ये मांग उठ रही थी और उसको पूरा कर दिया है। हुबली रेलवे स्टेशन का नाम जो दक्षिणी पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय है, पिछले 5 वर्षों में दूसरी बार बदला गया है। इससे पहले 2015 में हुबली टू हुबाली किया गया था और अभी श्री सिद्धरुद्धा स्वामी जी भारतीय हिंदू गुरु और दार्शनिक थे, इनके नाम पे कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीआई लैम्ब बोर्ड के हाल ही में आईसीआई लैम्ब बोर्ड ने किसके साथ करार किया है? तो आईसीआई लैम्ब बोर्ड ने हाल ही में किसके साथ करार किया है? यस बैंक के साथ। क्या करार किया है? देखिए आईसीआई लैम्ब बोर्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने बीमा उत्पाद को बेचने के लिए यस बैंक के साथ करार किया है। साझेदारी बैंक को विविध ग्राहक के आधार पर बीमाकर्ता के पोर्टफोलियो तक पहुंच प्रदान करेगी और उसके ग्राहक को सुलभ बीमा प्रदान करेगी। ठीक है, इस क्वेश्चन के ऑप्शंस जो है IFS, SCA, फेसबुक, अमेजोन, ये भी करंट अफेयर्स की न्यूज़ से हैं। आइए बात करते हैं क्या न्यूज़ है। देखिए आपने एलेक्सा के बारे में तो सुना ही होगा। जैसे आप आईफोन में श्री होता है, हमारे एंड्रॉयड फ़ोन्स में गूगल असिस्टेंस होता है, तो अलग अलग जगह एलेक्सा भी एक ऐसी वो ही है, तो उसको अमिताभ बच्चन अपनी वॉइस देंगे। ठीक है, अमेजन ने अपने डिजिटल सहायक एलेक्सा के लिए एक सेलिब्रिटी आवाज़ बनाने के लिए बॉलीवुड के अभिनेता अमिताभ बच्चन के साथ भागीदारी की है। अभिनेता भारत में एलेक्सा के लिए पहली सेलिब्रिटी आवाज़ होगी और यह सुविधा 2020 के अंत तक उपलब्ध होगी। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास फेसबुक था। तो फेसबुक से क्या न्यूज़ है? अरुण श्रीनिवास वैश्विक व्यापार के फेसबुक प्रमुख चुने गए हैं। फेसबुक ने अरुण श्रीनिवास को वैश्विक व्यापार समूह के निदेशक के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की है। ठीक है, अरुण श्रीनिवास का नाम याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है IFSCA क्या है ये? IIM अहमदाबाद के IGPC के साथ किया है करार। देखिए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण और इंडिया गोल्ड पॉलिसी सेंटर ने IIMA और IFSCA और GIFT सिटी गांधीनगर गुजरात में एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। ठीक है, और ये हस्ताक्षर में बेसिकली इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज की स्थापना के लिए परामर्श प्रदान करने के लिए इस पर हस्ताक्षर किए गए हैं। केंद्रीय बजट 2020 में निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि भारत में गिफ्ट सिटी में IFSC के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योशिहिदे सुगा को किस देश के PM उत्तराधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है? तो किस देश के किया गया है इनको हाल ही में? देखिए जापान के। ठीक है, तो योशिहिदे सुगा को PM उत्तराधिकारी के रूप में चुना गया है। जापान की सत्तारूढ़ पार्टी ने मुख्य कैबिनेट सचिव
योशीहिदे सुगा को अपना नया नेता चुना है। सुगा ने लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के सांसदों और क्षेत्रीय प्रतिनिधियों के कुल 534 वैध वोटों से 377 पाकर आसानी से बेल्ट जीता। बात करें हमारे ऑप्शंस की तो देखिए, भारत ने नेपाल को राहत सामग्री सौंपी है। नेपाल में भारतीय दूतावास के मिशन की उप प्रमुख सुश्री नागमे सिखम्पा ने काठमांडू में संसद की सदस्य और नेपाल भारत महिला मैत्री सोसाइटी के अध्यक्ष सुश्री चंदा चौधरी को आपदा राहत सामग्री की एक खेप सौंपी है। राहत सामग्री में नेपाल के 5 जिलों में बाढ़ और भूस्खलन प्रभावित परिवारों के लिए वितरण, टेंट और प्लास्टिक सीटें शामिल है। अगर इसी के साथ बात करें तो देखिए, भारत की बात करें, भारत हमारे पास ऑप्शन में था तो नई आसियान भारत योजना अपनाएगा। थाईलैंड था हमारे ऑप्शन में। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अपने थाईलैंड के समक्ष डॉन प्रमुदवनी के साथ 12 सितंबर को 2020 को आसियान भारत मंत्री स्तरीय बैठक की सह अध्यक्षता की। इस बैठक के आभासी रूप से आयोजित किया गया और 10 आसियान सदस्य राज्य और भारत के विदेश मंत्री इसमें शामिल हुए। एस जयशंकर ने एक पुस्तक का विमोचन किया है जिसका नाम है द इंडिया वे स्ट्रेटेजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड। ठीक है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि ये पुस्तक का निर्माण किसने किया गया है। ठीक है, तो पुस्तक का निर्माण नाम देख लीजिए बार, द इंडिया वे स्ट्रेटेजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड। ठीक है, अगर आप डिस्कस करें हमारे वन लाइनर क्वेश्चन, देखिए अभी 16 मिनट हुए हैं और हमने 3 क्वेश्चन जिनके ऑप्शंस भी करंट अफेयर्स की न्यूज़ से थे, तो 12 क्वेश्चन वो और 10 क्वेश्चन वैसे, तो हम 22 क्वेश्चन अभी तक डिस्कस कर चुके हैं। 22 करंट अफेयर्स की न्यूज़ डिस्कस कर चुके हैं। अब हम वन लाइनर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो G20 देश के श्रम और रोजगार मंत्रियों की आभासी बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो किसने किया? संतोष गंगवार ने। ठीक है, इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल की बात करें तो देखिए, इसमें हमें ज़्यादा डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस ये पता होना चाहिए केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री हैं हमारे कौन? संतोष गंगवार। और जो G20 यूथ रोड मैप 2025 पर ध्यान केंद्रित किया गया है इस बैठक में, और श्रम बाजार पर कोविड-19 के प्रभाव को रोकने के उपायों पर चर्चा की गई है। ठीक है, इस बैठक में पहली बार युवाओं से संबंधित संकेतों को भी पहचान की। इतना से जानने की जरूरत है। नेक्स्ट है सामाजिक कार्यकर्ता और आर्य समाज के नेता का क्या नाम है जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो स्वामी अग्निवेश, और इनके बारे में मैंने आपको डिटेल बता दी। किस भारतीय राज्य को DPIIT के स्टेट्स स्टार्टअप रैंकिंग फ्रेमवर्क 2019 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला स्थापित किया? अभी मैंने ऊपर बढ़ाया गुजरात। किस देश ने अपने नागरिक अलार्म सिस्टम का पहला राष्ट्रव्यापी परीक्षण किया है? तो जर्मनी ने। देखिए, जर्मनी ने हाल में शीत युद्ध की समाप्ति के बाद से अपने नागरिक अलार्म सिस्टम का पहला राष्ट्रव्यापी परीक्षण किया है। जर्मनी ने राष्ट्रीय चेतावनी दिवस या वॉर्न टैग भी बनाया है जिसे हर साल 10 सितंबर को मनाया जाता है। किस भारतीय राज्य ने MSME को सहायता प्रदान करने के लिए CDB के साथ भागीदारी की है? तो राजस्थान ने। देखिए, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक SIDBI ने राज्य में MSME पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करने के लिए राजस्थान सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, और ये राज्य में MSME को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए राजस्थान के उद्योग विभाग की पहल राज्य उद्योगों में बढ़ावा देने के लिए 3 साल के लिए अनुमति और निरीक्षण के व्यवसायों को छूट देने के लिए MSME अधिनियम में संशोधन किया है। 22 पहले, 5 और हो गई, 27 हो गई। आइए बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की। देखिए, नोआमी ओसाका ने US ओपन जीता है वुमेन्स का। ठीक है, अभी मैंने मेंस का भी ऊपर बताया था आपको। ठीक है, इसमें इतना कुछ जानने की जरूरत नहीं है, बस किसने जीता है इसका नाम याद रखना। बेसिकली ये सारी वो न्यूज़ है जिनको हम क्वेश्चन की फॉर्म में नहीं पढ़ रहे हैं, डायरेक्ट पढ़ रहे हैं। तो देखिए, क्रेता विक्रेता कालीन आपको पता है ना, जो चटाई जैसी होती है, मैट जैसी होती है, निर्यात के लिए बैठक की। देखिए, कॉरपोरेट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ने आभासी मोड में 3 दिवसीय क्रेता विक्रेता बैठक की घोषणा की। कोविड-19 महामारी के बीच व्यापार निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए ऑस्ट्रेलिया और आसपास के देशों पर इसका विशेष ध्यान होगा।
नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी दोहा में अंतर अफगान वार्ता। देखिए क्या है, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने 12 सितंबर 2020 को दोहा में आयोजित अंतर अफगान वार्ता ने उद्घाटन स्तर में वीडियो टेली कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भाग लिया। देखिए आजकल हमारे जो विदेश मंत्री हैं डॉक्टर एस जयशंकर बहुत न्यूज़ में हैं। अभी उन्होंने बुक लॉन्च की है, 4-5 न्यूज़ पहले से चल रही है उनके बारे में। ठीक है, वे कतर के विदेश मंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जासिम अल थानी द्वारा दिए गए निमंत्रण पर स्तर में शामिल हुए। उन्होंने अफगानिस्तान के प्रमुख विकास भागीदारी के रूप में और भारत की भूमिका पर प्रकाश डाला। नेक्स्ट न्यूज है, चैतन्य तुम्हाने को सर्वश्रेष्ठ पटकथा पुरस्कार मिला। 12 सितंबर 2020 को आयोजित समापन समारोह के दौरान फिल्मकार चैतन्य तमाने को 10 डिसिपल ने वेनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह के सर्वश्रेष्ठ पटकथा का पुरस्कार जीता। यह समारोह के दौरान फिल्म को मिला दूसरा पुरस्कार है। इससे पहले इसे FIPRASCI द्वारा दिए गए इंटरनेशनल क्रिटिक्स प्राइज में सम्मानित किया गया था। G20 कृषि मंत्रियों की आभासी बैठक हुई, तो ये तो मैंने आपको अभी बताया था। बैठक में जल शक्ति मंत्रालय गजेंद्र सिंह शेखावत और कृषि किसान कल्याण राज्य मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला उपस्थित थे। और बैठक के दौरान जल शक्ति मंत्री ने G20 द्वारा निर्धारित उद्देश्य, लक्ष्य और लक्ष्यों के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को मंच का आश्वासन दिया। नेक्स्ट न्यूज है, 2023 तक उर्वरक उत्पादन में आत्मनिर्भर। देखिए, रसायन और उर्वरक मंत्री DK सदानंद गौड़ा ने कहा है कि भारत 2023 तक उर्वरकों में उत्पादन में आत्मनिर्भर हो जाएगा। और आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम के तहत आयात पर निर्भरता कम करने के लिए देश में 40,000 करोड़ रुपए के निवेश को साथ कई उर्वरक विनिर्माण इकाइयाँ स्थापित की जा रही है। नेक्स्ट न्यूज़ है DRDO से। DRDO ने बनाई है स्टार वार शैली के हथियारों की योजना की है। DRDO अब डायरेक्ट पावर वेपन्स पर एक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम की योजना बना रहा है। उसमें उच्च ऊर्जा लेंजर्स और उच्च शक्ति वाले माइक्रोवेव शामिल हैं, जो लंबी अवधि के संपर्क के रहित संघर्ष के लिए दुनिया भर में आवश्यक माने जा रहे हैं। DRDO केमिकल ऑक्सीजन आयोडीन और हाई पावर फाइबर लेजरों जैसी कई DEW पहले पर कार्य कर रहा है। देखिए, 27-28 के अराउंड पहले न्यूज़ हो गई थी और 7-8 न्यूज़ अभी हमने डिस्कस करी। तो अभी हम पहुंच गए हैं कितने के 36-37 न्यूज़ के अराउंड। ठीक है, अब हम डिटेल्ड में बात करेंगे। जो हमारे अब आएंगे वो डिटेल्ड में होंगे पूरे, जो करंट अफेयर्स की न्यूज़ होगी। देखिए, वीडियो लेंदी नहीं करेंगे, मैक्स टू मैक्स 35 मिनट्स की रखेंगे। ठीक है, ऑलरेडी 22 मिनट्स की हो चुकी है। आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट डिटेल देखिए, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक कार्यक्रम में गृह प्रवेश नामक कार्यक्रम में भाग लिया है। यह कार्यक्रम प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आयोजित किया गया था। इसके बारे में थोड़ी और डिटेल जानते हैं क्योंकि ये प्रोग्राम क्यों लॉन्च किया गया है, कहाँ लॉन्च किया गया है, इसका उद्देश्य क्या है। तो देखिए बेसिकली 2022 तक इस कार्यक्रम में जो आवास के एजेंडा को पूरा करता है। देखिए, यह कार्यक्रम 16,440 ग्राम पंचायतों और 26,548 गाँवों में लाइव टेलीकास्ट किया गया था। इस कार्यक्रम को सुनने के लिए कुल 1,25 लोगों ने पंजीकरण कराया था। देखिए बेसिकली ये कार्यक्रम कब शुरू किया गया था। देखिए, PMAYG मतलब प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को 20 नवंबर 2016 को शुरू किया गया था। इससे पहले यह कार्यक्रम इंदिरा आवास योजना के रूप में जाना जाता था। ठीक है, तो जो पहले इंदिरा आवास योजना के नाम से परियोजना थी उसको प्रधानमंत्री आवास योजना कर दिया गया और ये 2016 में लागू हुआ था। ठीक है भाई, आगे बात करते हैं। इसका उद्देश्य देश के प्रत्येक व्यक्ति को 2022 तक आवास प्रदान कराना है, मतलब रहने के लिए घर प्रदान कराना है। इस कार्यक्रम का शुभारंभ वर्ष 1985 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने किया था। ठीक है, कार्यक्रम के तहत क्या लाभ प्रदान किए गए हैं लोगों को, वो भी बात कर लेते हैं। देखिए, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मतलब MGNREGS के तहत, देखिए दोबारा सुनिए, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत 90 से 95 मानव दिवस का
समर्थन प्रदान किया जाता है। स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से शौचालयों के निर्माण के लिए कुल 12,000 रुपये प्रदान किए जाते हैं और ये धनराशि सीधे लाभार्थी के खाते में 4 किस्तों में भेजी जाती है। अच्छा ठीक है, हमने बात कर लिया ये तो इसको लाभ दिए गए हैं लोगों को। मतलब इसका मोटिव क्या है, इसको मतलब क्यों किया गया है, शुरू क्यों किया है, उद्देश्य क्या है इसका। तो देखिए बेसिकली इसका टारगेट क्या है। ये कार्यक्रम समाज के जो सोशल है, जो सोसाइटी है, सबसे कमज़ोर लोगों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। सो जो पीपल द पर्सन हु आर लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन, उनकी मदद के लिए ये हेल्प की गई है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य कच्चे घर को पक्के घर में रिप्लेस करना है। ठीक है। सो अब तक की मतलब अब तक कितना लोगों ने क्या कर चुके हैं, ये अब तक की क्या प्रोग्रेस है। तो वैश्विक महामारी के बावजूद देश में 18 लाख घर पूरे हो चुके हैं और 18 लाख में से 1.75 लाख घरों का निर्माण मध्य प्रदेश में ही किया गया है। ठीक है। सो ये काम 125 दिनों में पूरा करने का प्रस्ताव था, परंतु ये कार्य 35 से 40 दिनों में पूरा हो गया है। ठीक है। सो ये न्यूज़ थी पहली हमारी डिटेल करंट अफेयर न्यूज़। आइए नेक्स्ट डिटेल करंट अफेयर न्यूज़ पे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है, हाल ही में एक बड़ी घोषणा में जम्मू और कश्मीर सरकार ने स्वास्थ्य योजना की घोषणा की, जिसमें सरकार के सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा प्रदान करेगी। अच्छा ठीक है, तो इसके मेन पॉइंट्स क्या है देखिए। उपराज्यपाल कौन है वहाँ के, मनोज सिन्हा, उनके द्वारा घोषित किया गया है कि केंद्र शासित प्रदेश के सभी निवासियों को इस योजना में शामिल किया जाएगा। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, दोबारा सुनिए, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ठीक है, के संयोजन में उपराज्यपाल द्वारा कार्यान्वित यह योजना जम्मू और कश्मीर के सभी निवासियों को सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करेगी। ठीक है। वैसे बेसिकली बात करें इस योजना के बारे में तो देखिए वर्ष 2018 में सितंबर में शुरू की गई थी। तो आपके पास अगर क्वेश्चन आ जाए कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना कब शुरू की गई थी, तो 2018 में शुरू की गई थी। इस योजना को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा स्वास्थ्य सेवा तक मुफ्त पहुंच प्रदान कराने के प्रयास में लॉन्च किया गया था। यह योजना 50 करोड़ गरीब और कमजोर भारतीय लोगों को स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। ठीक है। अगर इसकी विशेषताओं की बात करें तो यह योजना चिकित्सा उपचार के लिए लाभार्थी को प्रति परिवार 5 लाख प्रदान करती है, जिसका लाभ निजी अस्पतालों में भी लिया जा सकता है। परिवार के आकार, आयु या लिंग पर कोई प्रतिबंध नहीं है। इस योजना में प्री हॉस्पिटलाइजेशन से लेकर पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन के 15 दिन तक का खर्चा शामिल है। ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ है, हाल ही में ग्लोबल इकोनॉमी फ्रीडम इंडेक्स 2020 की रिपोर्ट में भारत 26वें स्थान की गिरावट के साथ 105वें स्थान पर पहुंच गया। देखिए न्यूज़ तो मैं पहले से भी डिस्कस कर चुका हूं आपके साथ, लेकिन कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें फिर से डिस्कस करने पड़ेंगे। देखिए पहले तो आपको इस रिपोर्ट के बारे में जानना पड़ेगा। क्या है ये रिपोर्ट, तो देखिए ये हेरिटेज फाउंडेशन और वॉल स्ट्रीट जर्नल द्वारा 1995 में पहली बार बनाया गया एक वार्षिक सूचकांक है, मतलब एक ईयरली इंडेक्स है, जिसने दुनिया के देशों में आर्थिक स्वतंत्रता का अनुमान लगाया है। यह रैंकिंग देशों को आर्थिक स्वतंत्रता के पैमाने पर 0 से 100 के बीच स्कोर प्रदान करती है, जहाँ 0 का अर्थ है आर्थिक स्वतंत्रता का अभाव है और 100 का अर्थ है पूर्ण आर्थिक स्वतंत्रता। ठीक है। इस वर्ष सिंगापुर 89.4 अंक के साथ एशिया प्रशांत क्षेत्र में 42 अन्य देशों के बीच दुनिया की सबसे स्वतंत्र अर्थव्यवस्था में पहले स्थान पर रहा। इस रिपोर्ट में हांगकांग दूसरे स्थान पर रहा। सूचकांक के बारे में दिलचस्प बात यह है कि चीन का स्थान भारत से नीचे रहा। ठीक है। अच्छा ठीक है सर, आपने रिपोर्ट के बारे में बताया। रिपोर्ट जारी क्यों की जाती है सर, इससे जारी करने का मतलब क्यों बनाई जाती है रिपोर्ट। देखिए इसको स्वतंत्रता का आकलन करना, स्वतंत्रता का पैरामीटर जानना, स्वतंत्रता का लेवल जानना देशों में, इसका मेन तो उद्देश्य वही है। तो
इस रिपोर्ट का मुख्य उद्देश्य आर्थिक स्वतंत्रता, निजी स्वामित्व वाली संपत्ति की आर्थिक सुरक्षा, व्यक्तिगत पसंद के स्तर, व्यापारिक प्रतिभागियों के लिए बाजारों में प्रवेश करने की क्षमता, कानूनों का शासन, 162 देशों और क्षेत्रों की नीतियों और संस्थानों का विश्लेषण करना है। तो मोनोपोली है या कहीं पे फर्म को अलाउड किया जा रहा है, मोनार्की टाइप तो नहीं चल रहा मार्केट में, ठीक है। सो फ्रीडम टू ट्रेड है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें इसके अकॉर्डिंग आती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में क्या हुआ है, तालिबान को लेकर ना भारत की रणनीति बदल रही है, और वो रणनीति किस तरीके से बदल रही है मैं आपको अच्छे से बताऊंगा डिटेल में, तो ध्यान से सुनिए। हाल ही में भारत ने अफगानिस्तान सरकार तालिबान के बीच कतर मतलब दोहा में होने वाली अंतर अफगान वार्ता, मैंने आपको एमसीक्यू करवाया है ना इसका भी, उससे रिलेटेड पूरी डिटेल में बात करेंगे। शुरुआती समारोह में भाग लेकर तालिबान पर अपनी बदलते रणनीति का संकेत दिया है। देखिए बेसिकली हुआ क्या है, अंतर अफगान शांति वार्ता में भारत की उपस्थिति यह इंगित करती है कि भारत ने अफगानिस्तान में जमीनी हकीकत एवं बदलते सत्ता ढांचे को देखते हुए अपनी रणनीति बदल दी है। गौरतलब है कि अफगानिस्तान से अमेरिका की वापसी ने पाकिस्तान को अफगानिस्तान में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपनी निकटता के कारण एक अहम बढ़ती दिलाई है। हालांकि कुछ विशेषज्ञों के अनुसार भारत ने एक पक्ष के रूप में अफगान सरकार की उपस्थिति के कारण इस समारोह में भाग लिया है, जबकि भारत अभी भी तालिबान को मान्यता नहीं देता। देखिए भारत का मत क्या है, भारत की बात सुन तो भारत का मानना है कि कोई भी शांति प्रक्रिया अफगान सरकार के नेतृत्व वाली, अफगान सरकार के स्वामित्व वाली और अफगान सरकार द्वारा नियंत्रित होनी चाहिए, ठीक है। अर्थात इसका मतलब है इसमें अफगानिस्तान की राष्ट्रीय संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान होना चाहिए और मानव अधिकारों और लोकतंत्र को बढ़ावा दिया जाने की प्रयास किया जाना चाहिए, ठीक है। और भारत एक स्वतंत्र एवं संप्रभु अफगानिस्तान का समर्थन करता है। स्वतंत्र एवं संप्रभु शब्दों का उपयोग यह स्पष्ट करता है कि पाकिस्तान एवं ISI द्वारा अफगानिस्तान को नियंत्रित नहीं किया जाना चाहिए, ठीक है। इस शांति समझौते से दो प्रक्रियाएं को शुरू होने की उम्मीद बनी, क्या क्या, अमेरिका सैनिकों की चरणबद्ध वापसी और अंतर अफगान वार्ता, ठीक है। बेसिकली इसमें कुछ मुद्दे भी उभरे, जैसे कि बात करें तो भारत तालिबान पाकिस्तान के ISI के साथ संबंध और अफगानिस्तान में भारत के हितों की लक्षित करने वाले हक्कानी नेटवर्क के प्रयासों में चिंतित है, ठीक है। और तालिबान का जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तोयबा से संबंध है, जो भारत के खिलाफ विभिन्न आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त होता है, ठीक है। अच्छा इसमें बात करें, सर आपने इतना कुछ बताया, चलो कुछ तो समझ में आया आपको, लेकिन सर इसमें आगे का क्या है, मतलब ये जो चल रहा है मुद्दा, इसमें आगे क्या होगा। देखिए वैसे भारत को अफगानिस्तान के भविष्य के लिए केंद्रित सभी शक्तियों से निपटने के लिए अपने निर्णयों का पूर्ण मूल्यांकन करने और अपने दृष्टिकोण से अधिक सर्वव्यापी होने की आवश्यकता है। बदलती राजनीतिक एवं सुरक्षा स्थिति के लिए भारत को अपने हितों को ध्यान में रखते हुए तालिबान के साथ बातचीत शुरू करने के लिए खुलेपन की नीति को अपनाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज है, हाल ही में हिंद महासागर क्षेत्र में शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अमेरिका तथा मालदीव के बीच एक रक्षा सहयोग पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो देखिए बेसिकली अमेरिका और मालदीव के बीच 10 सितंबर 2020 को अमेरिका रक्षा विभाग और मालदीव रक्षा मंत्रालय और रक्षा और सुरक्षा संबंधों हेतु रूपरेखा नामक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं, ठीक है। और बेसिकली हिंद महासागर की बात करें, हिंद महासागर में ही क्यों, देखिए हिंद महासागर क्षेत्र में शांति और स्थिरता तथा इस क्षेत्र में भारत के हितों को देखते हुए मालदीव की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस महासागर में भूमध्य रेखा 1 डिग्री दक्षिण से 8 डिग्री उत्तर तक लगभग 1000 से अधिक द्वीपों के साथ मालदीव भौगोलिक रूप से सबसे अधिक बिखरे हुए देशों में से एक है। बहुत ही कम भौगोलिक क्षेत्रफल और जनसंख्या के बावजूद भी यह द्वीप समूह हिंद महासागर में लगभग 90,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्रफल करता है, ठीक है। तो बेसिकली इसमें 4 इफेक्ट होंगे, क्या क्या, अमेरिका के साथ मालदीव का यह समझौता रक्षा क्षेत्र में दोनों देशों के बीच उभरती दूरी को दर्शाता है। गौरतलब है कि वर्ष 2015 से लेकर वर्ष 2018 के बीच पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन की सरकार के दौरान मालदीव और चीन के बीच कई महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर
किए गए थे। वर्ष 2017 में मालदीव ने चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव परियोजना समझौते पर हस्ताक्षर किए। ठीक है, इस पे भारत पे क्या इफेक्ट पड़ेगा सर? बाकी बात तो ठीक है। देखिए, कुछ वर्ष पहले भारत को इस प्रकार के किसी समझौते पर आपत्ति हो सकती थी, परंतु हाल ही के दिनों में हिंद महासागर क्षेत्रों में उभरते नया रक्षा समीकरणों के बीच भारत को हित में देखा जा रहा है। गौरतलब है कि इस क्षेत्र में का चीन का बढ़ता प्रभाव भारत के लिए एक बड़ी चिंता का विषय है। ठीक है, मालदीव सार्क समूह का एक सदस्य है और भारत द्वारा मालदीव के साथ अपनी साझेदारी को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। सर, इसमें वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है? हिंद महासागर क्षेत्र में चीन की सक्रियता को नियंत्रित करने हेतु भारत द्वारा क्षेत्र के अन्य देशों के साथ सहयोग बढ़ाने के साथ ही इन देशों पर चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकना बहुत आवश्यक है। हाल ही के वर्षों में क्वाड समूह के तहत भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की साझेदारी में वृद्धि इस दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि होगी। भारत सरकार द्वारा दोनों देशों के नागरिक संबंधों को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। ठीक है, अब वीडियो लेंथी हो रही है तो हम इनको ऐसे ही ख़त्म करते हैं। श्रीलंका सरकार ने देश के संविधान में 20वां संशोधन प्रस्तावित किया है और जिससे स्वयं सत्तारूढ़ दल के भीतर विरोध का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, इसमें कुछ ज़्यादा जानने की बात नहीं है। इसका कारण जान लीजिए क्यों हो रहा है। तो जब गोतबाया राजपक्षे सत्ता में आए तभी से 19वें संशोधन के माध्यम से पेश किए गए संवैधानिक प्रावधानों को निरस्त करना उनके प्रमुख उद्देश्यों में से एक था और राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे ने इस विचार को पूर्व राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना और प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे के बीच खराब संबंधों के कारण और अधिक बल मिला था और इसलिए संशोधन पारित कर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट है इंडियन एक्सप्रेस अखबार द्वारा की गई स्वतंत्रता जांच के अनुसार चीन की एक टेक्नोलॉजी कंपनी द्वारा भारत के 10,000 से अधिक लोगों को एक संगठनों पर सक्रिय रूप से निगरानी की जा रही है। ठीक है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बाकी ये इंटरनेशनल रिलेशनशिप की न्यूज़ है। नेक्स्ट है, इस वर्ष 13 गैर सरकारी संगठनों के लाइसेंस को विदेशी अनुसंधान विनियम अधिनियम FCRA 2010 के तहत निलंबित कर दिया गया है। तो बस ये जान लीजिए FCRA क्या है। तो FCRA विदेश अनुसंधान को नियंत्रित कर यह सुनिश्चित करता है कि ऐसे अनुसंधान आंतरिक सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव न डाले। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के पुलिस महानिदेशक को उत्तर प्रदेश विशेषज्ञ सुरक्षा बल के गठन हेतु आवश्यक रूपरेखा तैयार करने का निर्देशन दिया है। तो उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल का गठन किया गया है और ये न्यूज़ इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कि UPSSF की स्थापना उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल अधिनियम 2020 के तहत की जाएगी और इसका मुख्यालय लखनऊ में होगा और इस बल का प्रमुख अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस होंगे। ठीक है, इसमें टोटल 9,919 सुरक्षाकर्मी होंगे और बेसिकली अगर बात करें तो सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स की, तो CISF का गठन केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम 1968 के तहत 1969 में किया गया था। बेसिकली ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। हमने लगभग 43 से 44 के अराउंड करंट अफेयर्स डिस्कस करे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट थे वो सभी। और डिटेल में बात करते हैं लेकिन वीडियो बहुत लेंथी हो जाती है, तो इसलिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो में कुछ भी आपको कमी लगे, कुछ भी आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत हो, कुछ भी इम्प्रोवाइज़ करना हो या कोई भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे, टेक केयर योरसेल्फ।